हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्किया क्लासेस। तो आज हमने 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे केमिस्ट्री के, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल्ड सोल इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सोल। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड सोल इज मिनिमम इन द केस ऑफ। तो पहले मैं आपको ये इसका फंडा बता देती हूँ। होता क्या है कि आपके पास गोल्ड सोल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चार्ज आपको ऑलरेडी दे रखा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सोल बताया है, ठीक है। तो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना है जो इसको कोएगुलेट कर दे। अब ये जो चारों हैं, ये चारों जाकर कोएगुलेट तो कर लेंगे पर डिफरेंट अमाउंट्स में। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अगर आप थोड़ा सा भी डालो तो ये एकदम से कोलाइडल जो गोल्ड सोल है उसको कोएगुलेट कर देगा, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, सपोज करो कि जो आपका गोल्ड सोल है 3 नेगेटिव, सपोज, ठीक है, 3 नेगेटिव है ना। तो अगर इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, ये मैंने सिर्फ 3 बोला है, ये आप ऐसे सपोज करो कि नेगेटिव चार्ज इसका ज़्यादा है। तो जितना इसका नेगेटिव चार्ज है, तो ये पहले तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ही ये कोएगुलेट करवा पाएंगे इसको, नेगेटिव वाले को, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज में कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, एटम। तो 1 पॉजिटिव चार्ज वाले 3 एटम्स लग जाएंगे, है ना, ठीक है। मान लो कि चलो ठीक है, अगर 4 नेगेटिव था सपोज करो, ठीक है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज वाले कितने एटम्स लग गए, 4 एटम्स लग गए। अब सपोज करो ऐसा कोई एटम आया जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या हो जाएगा, इन 2 पॉजिटिव की जगह पे एक ही 2 पॉजिटिव एटम आएगा, इन 2 पॉजिटिव की जगह पे एक ही 2 पॉजिटिव एटम आएगा, समझ रहे हो। तो ये कितने हो गए, 2 पॉजिटिव वाले सिर्फ 2 एटम्स लगेंगे इसको कोएगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना कम अमाउंट में इसको जल्दी से कोएगुलेट करवा देगा। ये कंसेप्ट समझ आया है ना। तो इसी से हम यहाँ पे निकालेंगे, जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना जल्दी उसको गोल्ड सोल को हमारे कोएगुलेट कर देगा। तो सबसे पहले है ऑप्शन Na2SO4। इसमें देखना है अपने सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, NaCl में भी +1 चार्ज है, और AlCl3 में +3 चार्ज आ जाएगा, और कैल्शियम में +2 चार्ज है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो AlCl3 वाला है ये वाला जल्दी इसको कोएगुलेट कर लेगा। थोड़ा सा AlCl3 डालने पर भी आपका जो गोल्ड सोल है वो जल्दी से कोएगुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके पीछे का मैं जो बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देती हूँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड या कोलॉइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एकदम से टैकल कर सको। तो मिक्सचर्स की बात करते हैं। मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस मिक्सचर्स का मतलब क्या है कि जब आप मिक्सिंग करते हो ना किसी भी सॉलिड सॉलिड या लिक्विड सॉलिड की किसी की भी, अगर आप मिक्स कर रहे हो, और हम यूजुअली सॉल्यूशन के केस में बात करते हैं ना, मान लो आपने लिक्विड्स मिक्स किए हैं, पार्टिकल्स सॉलिड भी हो सकते हैं बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड लिक्विड नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो होमोजेनियस में क्या होता है कि आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिख जाएंगे ईजिली, ठीक है। सॉरी, नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लेकर आओ, आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स ले आओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स ले आओ, फिर भी आपको ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कौन से मिक्सचर्स या कौन से पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो पार्टिकल साइज है वो याद रखना <1 नैनोमीटर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की मिक्सिंग हुई होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पानी में नमक घोल दो, पानी में चीनी घोल लो, या कोई और सिरप घोल लो, तो आप उसमें अलग अलग मिक्सचर्स को नहीं, अलग अलग पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, इवन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और एयर हो गई, है ना। तो इस इनको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कभी भी ग्रेविटी के अंडर सेटल नहीं होंगे। मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, आप चाहे इनको 4 घंटा 5 घंटा, 1 दिन 2 दिन महीना रखो, ये कभी भी सेटल नहीं होंगे पार्टिकल्स। नहीं तो ग्रेविटी अपनी ग्रेविटेशनल पुल से जो पार्टिकल्स हैं उनको नीचे जो बॉटम ऑफ द बीकर पे लेकर आ सकता है ना। बट ऐसा नहीं होता है, ट्रू सॉल्यूशन में ये पार्टिकल्स सेटल होते ही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर दोनों से पास हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर दोनों से पास हो जाएंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट आपने इसके बारे में फैक्ट याद रखना है, मैंने क्रॉस लगाया है क्योंकि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, क्रॉस मीन्स नहीं शो करेगा, ठीक है। आपने नोट्स बना लेना है साथ में ज़रूर से, आपने नोट्स बना लेना है साथ में ज़रूर से, टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करेगा,
ठीक है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि लाइट आ रही है, छोटा सा पार्टिकल है कहीं, तो लाइट जो है इस पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। और जब स्कैटर होती है हर डायरेक्शन में तो हमें विजिबल हो जाता है कि अच्छा यहाँ लाइट जा रही थी और किसी पार्टिकल से टकरा गई। जब वो सीधा जा रही है, किसी पार्टिकल से टकरा नहीं रही है, तो हमें नहीं नज़र आएगा। जैसे ही स्कैटर होगी लाइट तो हमें नज़र आएगा, ठीक है। और क्या होता है कि अगर पार्टिकल छोटा हो बहुत, तो फिर कुछ एक रेज आगे चली जाती हैं, कुछ एक रेज यहाँ पे ऐसे स्कैटर करके यहाँ पे इल्यूमिनेट कर देगी, मतलब यहाँ आपको दिख जाएगी लाइट थोड़ी सी चमकती हुई। और जो रेज आगे गई वो आगे किसी पार्टिकल से टकराएगी, वहाँ स्कैटरिंग कर देगी। तो इस तरीके से होता है। बट अगर आपका पार्टिकल बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है, स्कैटरिंग होगी पर आपकी लाइट आगे ज़्यादा पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पार्टिकल है तो पाथ उतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा आपको लाइट का, है ना। और अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे समझ रहे हो, बिल्कुल डॉट है, तब तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट सीधा निकल जाएगी, है ना। तो यही हमारे होमोजेनियस में होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं होमोजेनियस में, उस वजह से ये सीधी निकल जाती है लाइट, कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। दैट इज टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है होमोजेनियस मिक्सचर्स में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स में यहाँ पे टिंडल इफेक्ट लिख लो, है ना। हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आपको ईजिली नजर आ जाते हैं, या तो माइक्रोस्कोप की मदद से दिख जाएगा या तो नॉर्मली भी दिख जाएगा, तो वो सारे के सारे आपको हिट्रोजीनियस मिक्सचर में मिलेंगे, यानी कि आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिख जाएंगे। और इसके दो टाइप्स होते हैं फर्दर, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस, ठीक है। आपने खुद से लिख लेना है, मैं सिर्फ सी लिख रही हूँ, कोलॉइडल सॉल्यूशन और आगे सस्पेंशन। ये सस्पिशियस वाला सस नहीं है, सस्पेंशन वाला सस है, ठीक है। चलिए, तो अब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी हद तक हमें होमोजेनियस मिक्सचर की तरह दिखता है, दूर से देखने पर वैसा लगता है, पर अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो आपको पार्टिकल्स अलग अलग नज़र आ जाएंगे इसमें, इसलिए इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज सबके लिए याद रखना है, ये 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज होगा, ना ही ये बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे नहीं है, ना ही ये 1000 नैनोमीटर से बड़े होंगे, ठीक है। पर जो सस्पेंशन है उसमें क्या होगा, उसमें पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, जो बहुत बड़े साइज के होंगे, ठीक है। तो उनकी बात कहाँ करेंगे हम, सस्पेंशंस में। अब देखो, मैंने क्या कहा, विजिबल होंगे पार्टिकल्स, बट कोलॉइडल सोल्स में विजिबल विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और सस्पेंशन में विजिबिलिटी नेकेड आई के थ्रू भी हो जाती है, कि आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये सस्पेंशन है। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। मिल्क हो गया, दूध हो गया, ब्लड हो गया, फॉग हो गया, ये कैसे हैं, कोलॉइडल सोल्स हैं, आप देखकर नहीं बता सकते इसमें नेकेड आई से, है ना। तो आपको माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो दिखेगा कि अच्छा मिल्क के पार्टिकल्स अलग अलग है ना, ब्लड के पार्टिकल्स अलग अलग हैं, इतने सेल्स हैं इसमें, फॉग के पार्टिकल्स अलग अलग हैं, तो वो आपको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा। वो कोलॉइडल सोल के मतलब दूर से देखने पर होमोजेनियस मिक्सचर्स लगते हैं, ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सस्पेंशंस क्या होंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा दूर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी में मिट्टी डाल दी है ना, या पानी में रेत डाल दिया है, ये चीज़ें क्या है, ये सस्पेंशन है, आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि अलग अलग चीज़ें मिक्स हुई हैं इसमें, ठीक है। तो और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है, ट्रू सॉल्यूशन में हमने देखा था, एक तो साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत छोटा साइज, दूसरा हमने देखा था कि ये माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं दिखते हैं, पर कोलॉइडल सोल्स माइक्रोस्कोप के थ्रू दिख जाएंगे, सस्पेंशंस नेकेड आई से दिख जाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने देखी थी ग्रेविटी। ट्रू सॉल्यूशंस में हमने देखा था कि इनको जितना मर्जी टाइम तक खड़ा रखो, हफ्ते महीने सालों रखो, ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे काम नहीं करेगी, ठीक है। पर कोलॉइडल सोल्स पे, यहाँ पे भी ग्रेविटी काम नहीं करेगी, ये भी सेटल नहीं होते। पार्टिकल्स हैं, पर पार्टिकल्स मीडियम साइज़ के हैं, बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं हैं। अगर बड़े होते थोड़े से भी तो वो एकदम से ग्रेविटी उन पर काम कर लेती और वो नीचे बीकर के निचले हिस्से में ठहर जाते, सस्पेंड हो जाते, सॉरी यस, मतलब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते, ठीक है। तो ग्रेविटी कोलॉइडल सॉल्यूशन पे भी काम नहीं करती है। आपने दूध को देखा होगा, आपने रखा है आज अभी शाम में, अगर तो सुबह को देखना, या सुबह रखा है शाम को देखना, तो कुछ भी नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड मीन्स दे डोंट सेटल ऑन विद ग्रेविटी,
ठीक है, आप जितना मर्जी देर खड़ा रखो, कोलॉइडल सोल्स ग्रेविटी के साथ नहीं सेटल डाउन होंगे, सस्पेंशन के साथ में जो उसके पार्टिकल्स हैं कुछ एक वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू ही पता चल रहा है ना, अगर आप दूध में दूध रखोगे या ब्लड रखोगे खड़ा तो वो नहीं सेटल होगा, बट अगर उसके अलावा आपने कोई रेत और पानी का मिक्सचर डाल दिया तो रेत रेत नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ हमने देखा था ट्रू सोल्यूशन में कि वो पास हो जाता है फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर दोनों से, ठीक है। और कोलॉइडल सोल क्या होता है, ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है पर पार्चमेंट पेपर या अल्ट्रा फिल्टर से पास नहीं होगा। सस्पेंशन में वो किसी से भी पास नहीं होंगे, उनमें फिल्टर पेपर अब भी अगर लगाओगे तो कुछ पार्टिकल, जो कुछ हिस्सा लिक्विड का होगा वो नीचे निकल जाएगा पर बाकी का हिस्सा ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीटली पास नहीं होगा फिल्टर पेपर से भी, ठीक है। और जो लास्ट हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा था होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन में कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, पर यहाँ पर जो आपका कोलॉइडल सोल है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो होगा, ठीक है। जो हमने मीडियम साइज बनाया था ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला मीडियम सब पार्टिकल बनाया था वो कोलॉइडल सोल का था, ठीक है। इसमें अच्छे से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पे जो मे और मे नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हो सकता है कि इतना बड़ा हो कि लाइट स्कैटर होने के बजाय वापस पीछे चली जाए, हो सकता है कि इतना सा हो कि कुछ एक हल्की फुल्की लाइट चली जाए, बाकी सब लाइट्स जो है वो स्कैटर हो जाए, है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस हो सकता है बहुत ही बड़ा साइज हो कि लाइट ब्लॉक ही हो जाए वापस चली जाए, हो सकता है थोड़ा छोटा साइज हो कि कुछ हद तक थोड़ी पूरी स्कैटरिंग हो, बाकी लाइट जो है वापस चली जाए, ठीक है। तो वो सस्पेंशन में होता है, याद रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, किस तरीके से। अब कोलॉइडल सोल की बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कई बार बहुत सारे। कोलॉइडल सोल्स को जब हम आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, कोलॉइडल सोल्स को जब आप आगे डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो बहुत सारे बेसिस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बेस्ड ऑन द इंटरैक्शंस, कि इंटरैक्शंस के बेस पर करें, दो वर्ड्स होते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्जन, सॉरी डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये क्या होते हैं, देखो कोलॉइडल सोल की बात कर रहे हैं ना, ये कोलॉइडल सोल को मैं CS से दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, आपने लिख लेना है डिस्पर्स्ड फेज DP, डिस्पर्जन मीडियम DM, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज कैसा होता है, जैसे कि अगर आपके पास नॉर्मल सॉल्यूशन होता तो उसमें आप जैसे पानी में नमक घोल रहे हो तो नमक कम अमाउंट में है, हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, है ना। तो वैसा ही कुछ सॉल्यूट जैसा ट्रू सॉल्यूशन में होता है, वही जो हमारा हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है वहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होता है। तो मैं इक्विवेलेंट लिखूंगी, ठीक है, इसको, ये किसकी तरह होता है, सॉल्यूट की तरह, कम अमाउंट में होगा और किस में मिक्सड हुआ होगा, डिस्पर्जन मीडियम में। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, एक कंटिन्यूस मीडियम प्रोवाइड करेगा, जैसे सॉल्वेंट है ना, जैसे सॉल्वेंट होगा ना वैसा कंटिन्यूस मीडियम प्रोवाइड करता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, कंटिन्यूस मीडियम, है ना, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग को माफ़ कीजिएगा, लिखने में दिक्कत हो रही है अभी, है ना। चलिए, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है और इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है उसके बेस पर आपके कोलॉइडल सोल्स को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। सबसे पहला होता है लायोफिलिक, ठीक है, लायोफिलिक, वेट अ सेक, लायोफिलिक, नाम से पता चल रहा है कि जब आपका जो सॉल्वेंट लविंग होगा, अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज जो आया है वो सॉल्वेंट से प्यार करने वाला है, उसके साथ इजीली मिक्स हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लायोफिलिक। दूसरा लायोफोबिक, लायोफोबिक फोबिया का मतलब ही होता है डरना, यानी कि जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स्ड मीडियम के पास नहीं जाना चाहता है, वो उससे दूर भागना चाहता है, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे आपका जो कोलॉइडल सोल्स है लायोफिलिक और लायोफोबिक होते हैं, ठीक है। सेकंड जो टाइप है जिसके बेस पर हम डिवीजन करते हैं कोलॉइडल सोल्स का आगे, दैट इज कि जो आपका पार्टिकल्स इन डिस्पर्स्ड फेज में वो कैसे हैं। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, आपने लिख लेना है नोट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स इन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स कैसे हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला बन जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर, मैं शॉर्ट में लिखूँ, है ना, मल्टी मोलिकुलर या मॉलिक्यूलर बोलो, जो आपका मन कर रहा है वो कहो, कोलॉइडल सोल, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सोल, ठीक है, आपने पूरा खुद लिखना है। पहला ये है। सेकंड टाइप है आपका मैक्रो मॉलिक्यूलर
कोलॉइड्स। समझ रहे हो, पहला मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, दूसरा मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, और थर्ड है आपका एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, या इनको हम मिसल्स भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इनको हम मिसल्स भी कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किस बेस पे कि डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स हैं यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। इसमें यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 एटम्स मिलकर ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे ऐसे एटम्स मिलेंगे जो देखने में बहुत छोटे थे, 1 नैनोमीटर से भी छोटे थे, पर वो इकट्ठा हो जाते हैं और कोलॉइडल साइज बना देते हैं, यानी 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में आ जाते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे, मल्टी मॉलिक्यूलर की बात कर रही हूँ, बहुत छोटे 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 एटम्स है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम था, वो इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा डिस्पर्स्ड फेज जब आता है, वो जब डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सोल या फिर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है जो हमारे क्वेश्चन में आया था ना, गोल्ड सोल, वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है गोल्ड सोल, है ना, या सल्फर सोल। ठीक है, तो याद रखना कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा किस किस वजह से टिके होते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से, वीक वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से। नेक्स्ट है आपके पास मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। इसमें क्या होता है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो बहुत बड़ा, ऑलरेडी एक ऐसा बड़ा साइज में होता है जो कोलॉइडल रेंज में आता है, यानी कि मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल होगा वो कोलॉइडल रेंज के बीच में ही होगा, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, और ये काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे कि नेचुरल पॉलीमर्स हैं, जैसे हमारे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की तरह एक्ट करेंगे, ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज के बीच में होते हैं, साइज के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स, नाम से पता चल रहा है, मिसल्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यूजुअली सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल लो कंसंट्रेशन में है तो ये नॉर्मल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, बट अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो ये एग्रीगेट्स बना देता है। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स बना देता है, और उनको हम क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन भी होती है। उसका मतलब होता है कि अगर मान लो आपने एक बकेट पानी डाला है, उसमें आपने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला, तो वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, बट जैसे ही आपने डिटर्जेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी तो वहाँ पे एग्रीगेट्स बनने शुरू होंगे, उनको हम मिसल्स कहेंगे। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर एग्रीगेट्स बनना शुरू होते हैं उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी मैंने समझाते हुए बता दिया, सोप वाटर हो गया, डिटर्जेंट वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स यानी मिसल्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम समझा दिया, बस उसी के बेस पर कि कौन सा टाइप का डिस्पर्स्ड फेज है, स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के बेस पर आगे फर्दर आपके जो कोलॉइडल सिस्टम्स हैं वो 8 डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, तो उनके बेस पे थर्ड कौन सा बेस है, पहला बेस था इंटरैक्शन कैसी थी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बीच में। सेकंड था कि किस तरीके का डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं। तीसरा जो हम देखेंगे ये है डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम की स्टेट क्या है, उस पे उसके बेस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम डिस्पर्स्ड फेज ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, और फिर उसका टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, और फिर एग्जाम्पल्स मैं बोलते जाऊंगी, आपने लिखते जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज करो हमने डिस्पर्शन मीडियम ले लिया है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ठीक है, हमने सॉलिड के साथ करना है कि हमारे पास, मैं एस एस लिखूंगी फॉर सॉलिड्स, एल एल लिखूंगी फॉर लिक्विड्स। ठीक है, तो सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम है हमारे पास, इसमें हमने ऐड कर दिया डिस्पर्स्ड फेज, सबसे पहले हमने सॉलिड ही ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हमने सॉलिड में, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में, चलो सॉलिड लिक्विड गैस लिख लो, है ना। ठीक है, अगर हमने सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज डाला है, तो ये जो इस टाइप के सोल को, कोलॉइडल सोल को हम क्या बोलेंगे, इसे हम सॉलिड सोल कहेंगे। क्या कहेंगे,
सॉलिड सोल कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपके ज्वेलरी में कलर्ड जेमस्टोन्स आते हैं, है ना, वो सॉलिड होते हैं तो उनको सॉलिड सोल बोलते हैं। उसमें हम सॉलिड में सॉलिड डाल रहे होते हैं, ठीक है, सॉलिड में सॉलिड के मिक्सचर से बना होता है। एलॉय हो गया, है ना, एलॉय ग्लास हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपके सॉलिड में सॉलिड मिक्स किया हुआ है, पर आप देख नहीं पा रहे हो कि अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये कोलॉइडल सोल है। बट कैसे कोलॉइडल सोल है, सॉलिड सोल है, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। देन सॉलिड में लिक्विड डाल दिया हमने, समझ रहे हो, सॉलिड में लिक्विड डाल दिया है हमने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जेल। इस टाइप के सोल को हम क्या बोलेंगे, जेल। लेट मी राइट इट विद ब्लैक, है ना। जैसे आपकी जेली होती है तो वो दिखने में तो सॉलिड बेस, देखो जब मैं डिस्पर्शन मीडियम की बात कर रही हूँ ना, तो सॉलिड 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 लिखा है, मतलब आपको देखने में सॉलिड ही फील आएगी, ठीक है, आपको लगेगा कुछ सॉलिड है ना, ना आपको लिक्विड वाली फील आएगी ना आपको गैस वाली फील आएगी, क्योंकि मेन पोर्शन किससे बना है, सॉलिड से। तो सॉलिड में सॉलिड डाला, सॉलिड सोल बन गया, कलर्ड जेमस्टोन, एलॉय हो गया, ग्लास हो गया, जो सॉलिड दिखते हैं। फिर सॉलिड में आपने लिक्विड डाला तो थोड़ा सा सॉलिड की कंसिस्टेंसी हल्की सी कम हुई, वो जेल जैसा दिखा, जैसे जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये क्या है, ये जेल है, सॉलिड में आपने लिक्विड ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आपने बात करनी है नेक्स्ट, सॉलिड में गैस। अगर आपने सॉलिड में गैस डाल दिया तो वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड फोम। फोम जैसी फील आएगी और कम स्ट्रेंथ हो जाएगी सॉलिड की, है ना। आपने ऐसे देखना है सॉलिड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, क्योंकि उसमें आपने लिक्विड डाला तो जेल बन गया, और गैस डाल दिया तो सॉलिड फोम बन गया। सॉलिड फोम का एग्जांपल क्या हो गया, स्टायरोफोम, है ना, जो हमारे गद्दे वगैरह होते हैं, या कभी कहीं भी आपने फोम देखा हो, स्टायरोफोम, ठीक है, दैट इज सॉलिड फोम, सॉलिड में गैस डाला गया है। और फिर ब्रेड हो गया, स्पंज हो गया, ठीक है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड में गैस डाल देना। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्स्ड फेज याद रखना कौन सा किस में है। तो ये तो हो गई सॉलिड की बात, ठीक है, सॉलिड 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 सोल, सॉलिड में लिक्विड डाला जेल बन गया, सॉलिड में गैस डाला तो सॉलिड फोम बन गया। और मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना कि इसमें क्या डाल रहे हैं, ठीक है। अब डिस्पर्शन मीडियम सपोज करो हमारे पास है लिक्विड, आपने लिक्विड में, पहले आपने लिक्विड में सॉलिड डालना है, फिर आपने लिक्विड में लिक्विड डाल देना है, फिर लिक्विड में गैस डाल देनी है। तो इस वाले टाइप को हम क्या कहेंगे, जब आप लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हो तो इसको नॉर्मल सोल कहते हैं, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हो। लिक्विड में सॉलिड डालने का एग्जांपल क्या है, हल्के लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, है ना, लिक्विड से थोड़ा सा ज़्यादा घना होगा। पेंट, इंक हो गया, है ना, या फिर गोल्ड सोल हो गया, वो भी आपका लिक्विड इन सॉलिड आएगा, ठीक है। आपने एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं सामने, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड में लिक्विड डाल दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, इमल्शंस। ये बहुत बार पूछा गया है भाई, इमल्शंस, लिक्विड में आपने लिक्विड डाल दिया तो इमल्शन बन गया। तो एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, मेयोनीज, ठीक है। नेक्स्ट है फोम, अब आपने लिक्विड में गैस डाल दी है तो ये सॉलिड फोम के बराबर सॉलिड नहीं होगा, पर ये लिक्विड है, लिक्विड में गैस डालेंगे तो क्या होता है, बबल्स जब बनते हैं ना, फोम बनता है। तो वैसे यहाँ वहाँ से आपने याद रखना है, लिक्विड में आपने गैस ऐड कर दी है तो क्या बन जाएगा, फोम बनेगा। एग्जाम्पल्स क्या है, विप्ड क्रीम या फिर सोप लेदर, है ना। आप विप्ड क्रीम को भी, क्रीम को जो विप करते हैं तो क्या कर रहे हैं ऐड, उसमें गैस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्रीम में, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, एग्जाम्पल्स यही हो गए, विप्ड क्रीम और सोप लेदर आपके फोम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हमारे पास गैस, आपके पास हमारे पास एक ही बात है ना। चलिए नेक्स्ट में हमने डिस्पर्शन मीडियम ले लिया, गैस, ठीक है। अब मैं गैस गैस क्यों नहीं लिख रही, देखो मैंने 3 नहीं लिखे, है ना, ऊपर की तरह, देखो क्यों, लिख ही लेती हूँ चलो आपके लिए। पहले तो हम गैस में सॉलिड डालेंगे, दूसरा हम गैस में लिक्विड डालेंगे, पर मैं तीसरा क्यों नहीं लिख रही कि गैस में गैस डालेंगे, क्योंकि ये जब मिक्स होंगे ये तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे ना, ये कोलॉइडल सोल नहीं रहेंगे, ठीक है, समझ गए, इसलिए हम गैस इन गैस नहीं पढ़ते हैं, समझ में आया। अब अगर हमने गैस डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड डाल दिया तो वो क्या बना देगा, सॉलिड एरोसोल, सॉलिड एरोसोल डाला, सॉलिड एरोसोल कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरोसोल है आपके पास, गैस था, गैस में सॉलिड ऐड कर दिया, दैट बिकम सॉलिड एरोसोल। बहुत सिंपल इनके नाम याद रखने। सॉलिड एरोसोल में क्या हो गया, गैस थी उसमें स्मोक के पार्टिकल्स आ गए, या गैस थी उसमें हवा थी उसमें डस्ट के पार्टिकल्स आ गए, तो ये क्या है, ये सॉलिड एरोसोल्स है। नेक्स्ट है गैस में लिक्विड जाना, तो सिंपल सी चीज़ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड एरोसोल,
लिख लेना आपने AEROSOL, ठीक है। इसमें मिस्ट हो गई, फॉग हो गए, क्लाउड्स हो गए, यानी कि गैस में लिक्विड आ गया है, ठीक है, समझ के। तो ये है आपके कुछ डिस्पर्शन मीडियम्स और डिस्पर्शन फेजेस के टाइप्स के बेस पे कोलॉइडल सोल के टाइप्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे अलग मूवमेंट्स इनके साथ अटैच होते हैं, मैं ऐसे ही समझा दूंगी आपको। ब्राउनियन मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन में कुछ नहीं है, जिगजैग मोशन होता है, ठीक है, जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड फेज हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम में ऐसे जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं, ठीक है। और कई बार अब बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम ठीक है ये हमें समझ आ गया, पर ये आपको पता कैसे चला चार्ज किसके ऊपर क्या है। देखो यूजुअली आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, जैसे इसमें गोल्ड सोल के इलेक्ट्रोनेगेटिव बता दिया था, वैसे आपको बता दिया जाएगा कि कौन से वाले सोल में कौन सा वाला चार्ज है। यूजुअली चार्ज डिटर्मिनेशन जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो क्या होता है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होती है, यानी कि हम देखते हैं कि ठीक है जो डिस्पर्स्ड फेज डालने के बाद डिस्पर्जन मीडियम के साथ इनकी क्या इंटरेक्शन हुई है, और इंटरेक्शन होने के बाद इन्होंने क्या वहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनाए, और वो प्रेसिपिटेट्स कौन से वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज को, जैसे होता क्या है, अगर आपके पास सिल्वर, सपोज करो आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला है डिस्पर्जन फेज, मैं डिस्पर्स्ड फेज में नॉर्मली बताती हूँ, ठीक है। अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज में सिल्वर नाइट्रेट को आपने सपोज करो, लिख ही लेते हैं, अगर सिल्वर नाइट्रेट को दैट इज डिस्पर्स्ड फेज आपने डाल दिया है पोटाशियम आयोडाइड, सिल्वर मीडियम है पोटाशियम आयोडाइड इसमें, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम में, तो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं किसके, सिल्वर आयोडाइड के। सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बन गए। अब ये क्या करते हैं, ये जो एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड पड़ा हुआ ना, क्योंकि ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, डिस्पर्शन मीडियम है, ज़्यादा है, तो इसके जो आई नेगेटिव आयंस होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और इस तरीके से आई नेगेटिव घूमते रहते हैं, और उस वजह से इसका पूरे का सोल का चार्ज ही नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चार्ज का पता लगाते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ आया। अब कोएगुलेशन की बात कर रहे थे हम, कोएगुलेशन में मतलब कुछ भी नहीं है कि आपके पास जैसे ये नेगेटिव चार्ज वाला प्रेजेंट है तो ऑपोजिट चार्ज वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो इसके साथ इकट्ठा बैठ जाएंगे, और इकट्ठा बैठने की वजह से एक बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस। और बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स एक कोएगुलेशन हो गई, इकट्ठा बैठ गए हैं, तो वहाँ पे एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और यूजुअली अपोजिट चार्ज, ध्यान रखना है, ऑपोजिट चार्जेस आपस में मिलकर बैठते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अच्छा, इमल्सिफिकेशन और डी इमल्सिफिकेशन के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको वो भी बता दूं, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो इमल्सिफिकेशन और डी इमल्सिफिकेशन में कुछ नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड जब मिक्स हो रहे होते हैं, जो हमने बताया था मैंने आपको, है ना, लिक्विड में लिक्विड जब डालेंगे तो इमल्शंस बनते हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि लिक्विड और लिक्विड इकट्ठा बैठते नहीं है, तो उनमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है, ठीक है। जब दो लिक्विड्स मिक्स होंगे तो वो इमल्सिस बनाएंगे, और जब वो दोनों अलग हो जाएंगे उसको डी इमल्सिफिकेशन कहेंगे, जैसे कि हम बटर को क्रीम में से अलग करते हैं, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दो ही क्वेश्चन में एक टॉपिक मुझे लग रहा है एक वीडियो में कवर कर पाऊंगी, बिकॉज हर क्वेश्चन के साथ एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, क्वेश्चन इज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, ये बहुत सिंपल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन का था वो बेस्ड होता है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, तो ये हमें पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड होता है। अब क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर लाइट पड़ रही है तो वो कंटिन्यूसली पड़ रही है, ऐसा नहीं है। लाइट जो आती है वो पॉकेट्स में आती है, पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम आजकल क्या कहते हैं, उनको हम फोटोन्स कहते हैं। उस टाइम पे इन्हें क्वांटा वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है एनर्जी। मतलब जो आपको ऐसे लाइट दिख रही है, एनर्जी लाइट से, सन से एनर्जी आ रही है सपोज करो, तो वो ऐसे फोटोन्स की फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिनको हम क्वांटा भी कहते हैं। बस ये चीज़ बताई गई थी उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि ये होल नंबर मल्टीपल में अब्जॉर्ब होता है। अब कोई यहाँ पे सरफेस है तो एच न्यू है ना, इसकी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू करके उन्होंने फॉर्मूला दिया था। एच का नाम, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, E मतलब एनर्जी, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो इसमें आपने एच का जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू बतानी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है ज़रूर से, क्या वैल्यू होती है। पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट पूछ सकते हैं। और याद रखना जो एनर्जी होती है वो होल नंबर्स में, या तो एच न्यू में या तो 2h न्यू में अब्जॉर्ब करेगा, या तो 3h न्यू में एमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, हमेशा होल नंबर्स में अब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है ये जो एनर्जी होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ प्लैंक ने बताया था कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट यूनिट्स में क्वांटा में आपको दिखेगी, जनरेट हो एमिट या फिर अब्जॉर्ब होती है। कहीं से निकल रही है तो भी आपको फोटोन की फॉर्म में निकलेगी, अगर कहीं अब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ भी फोटोन की फॉर्म में अब्जॉर्ब होगी। इसी के बेस पे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्ड किया था। उन्होंने बताया था कि जो मेटल सरफेस है उस पर अगर हम लाइट शाइन करें, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक वेव नेचर को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो रहे हैं दूसरी साइड से, यहाँ से आपने लाइट डाली सरफेस पे, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं जिन्हें उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन बताया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से पता चलता है कि जो लाइट में पार्टिकल नेचर है, कहीं ना कहीं लाइट का पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ एनर्जी डाल रही हूँ तो आगे से पार्टिकल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और उन्होंने एक चीज़ ये इक्वेशन दी थी कि एनर्जी जो फोटोन की होती है, जो हमने फोटोन भेजा, यानी कि यहाँ से सपोज करो ये फोटोन आया, इसकी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ई फोटोन, है ना। और ये किसके बराबर बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो यहाँ पे ई फोटोन आपने याद रखना है, मैं पी लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई लिख दिया, है ना। तो मतलब ये है कि अगर आपने ईपी का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एच न्यू के बराबर है। फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। अब देखो जो पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहा है ये आपका सब्सटेंस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पड़ा हुआ है ना, इसके बाहर इतने सारे शेल्स होते हैं, कोई वैलेंस, कोई बाहर शेल्स होते हैं, मतलब इसको आउटरमोस्ट सरफेस पर निकलने के लिए काम लगता है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब एनर्जी आई फोटोन की फॉर्म में, ठीक है, मैं सिर्फ वेव ड्रॉ कर रही हूँ, ये इस तरीके से एक एनर्जी फोटोन के फॉर्म में आई, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ी, और इस ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंचा, और कई बार इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाते हैं उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर। ठीक है, वो उसका मतलब क्या है कि जो आपके पास एनर्जी एच न्यू आई फोटोन ने दी, उसमें से कुछ एनर्जी तो यहाँ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ निकालने में लगी, और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन के बाहर निकल गई। बस वही ये इक्वेशन बताती है। ठीक है, बस इसको आपने याद रख लेना है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, सोलर पैनल्स में यूज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, सोलर पैनल्स, डिजिटल कैमराज हो गए, लाइट मीटर्स, जो हमारे स्मार्टफोन्स में जो ब्राइटनेस होती है ना, ऑटो एडजस्ट ब्राइटनेस, वो भी लाइट मीटर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, फिर एक्सपीएस हो गया हमारा, जो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, वो स्टडी करते हैं हम वहाँ। ठीक है, समझ में आया? तो बस ये सिंपल सा था सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी कर देते हैं, 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस वीडियो में। बहुत ही बड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली ना, तो मुझे सारे टॉपिक्स मैं कवर करना चाहती हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे, कोई भी क्वेश्चन आए इन टॉपिक से तो आप एकदम समझ जाओ। ये तो बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट इज कि इन द केस ऑफ स्मॉल कट्स ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग पोटाशियम। हियर लम एक्ट्स एज, सिंपल सी बात है, अगर वो ब्लीडिंग रोक रहा है तो पोटाशियम कैसे एक्ट करेगा, कोएगुलेटिंग एजेंट, है ना, उसको रोक रहा है ना ब्लीडिंग को। पोटाशियम का फॉर्मूला देख लो, ठीक है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका कॉमन नेम एक्चुअल नेम है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटाश अलम, कोएगुलेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। फॉर्मूला है KAlSO4 ट्वाइस डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं इसमें 12H2O, ठीक है, 12H2O। तो ये आपका पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है या पोटाश अलम है, बस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेंट्रिपिटल फोर्स एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। ठीक है, तो आपने सेंट्रिपिटल फोर्स देखकर आपने फटाफट से mv²/r नहीं करना है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम भी मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। तो सेंट्रिपिटल फोर्स होता क्या है, सबसे पहली चीज़,
दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। चलो मैं इसका आपको पहले आंसर देख लो, है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ZE² डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो कैसे आंसर आया ये। सबसे पहली चीज़, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होती है, मैं इसको इस तरीके से FC डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल को मैं CP से डिनोट कर लेती हूँ, सेंट्रीफ्यूगल को मैं CF से डिनोट कर लेती हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो ये एक तो याद रखना कि ये रियल फोर्स होती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपकी इमेजिनरी होती है। ठीक है, स्यूडो फोर्स, फिक्शियस फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं होती है। ये बस एक तरीके का इफेक्ट है जो हम एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमने उसको फोर्स का नाम दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, होता क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स में, जो आपको फोर्स फील होती है वो आपको कर्व्ड पाथ यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर, कर्व्ड पाथ फॉलो करने पर मजबूर करती है ना, सेंटर की तरफ लगती है। ये ऐसी फोर्स है जो टुवर्ड्स सेंटर लगेगी, ये आपने लिख लेना है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, ये है तो स्यूडो फोर्स, रियल नहीं है, पर ये लगेगी कहाँ, ये बाहर की तरफ को फील होती है। ठीक है, टुवर्ड्स आउटसाइड या आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको यूजुअली टेंशन की वजह से, जैसे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है, आप यहाँ हो, आपने धागे से अटैच किया एक पत्थर या फिर एक बॉल, और इसको आप रोटेट कर रहे हो, तो ये जो धागे में टेंशन जनरेट होगी उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ को लगेगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल सबसे अच्छा है वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होते हैं, कपड़ों पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। आपने देखना जब वो मूव कर रहे होते हैं तो आपको बाद में कपड़े कॉर्नर्स में लगे हुए नजर आएंगे, है ना। तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये एक्चुअल नहीं होती, एपरेंट फोर्स एक तरीके का, है ना। नेक्स्ट, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे। इसको अगर हम एटम में लेकर आए, ये तो हमने मैक्रो पार्टिकल्स पे किया कि बहुत बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स पे, उन पे हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम इसी को एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, तो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एटम के अंदर, वो क्या होता है, वो किसके बराबर होती है, ये फोर्स हो जाती है कूलम्स फोर्स के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स फोर्स, है ना, तो आपने कूलम्स फोर्स के बराबर हो जाती है ये। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर फील हो रही थी बड़े ऑब्जेक्ट्स में, अंदर एटम में वो इलेक्ट्रॉन के पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से आती है, कूलम्स फोर्स की वजह से। ठीक है, और ये एक्चुअली बोहर मॉडल ने ये एक्सप्लेन किया था, और बोहर मॉडल ने किसको एक्सप्लेन किया है, हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन किया है सिर्फ, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाते बड़े बड़े जो एटम्स होते हैं उनके। ठीक है, नाउ तो ये होता क्या है, इसमें हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कूलम्स फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। इसमें मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, v क्या है, ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, और r क्या हो गया आपका रेडियस। ठीक है, तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, mv²/r ऐसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, यानी कि इस पार्टिकल का मास कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है v, और साथ में ये जो रेडियस है ना, दिस mv²/r। तो वही चीज़ हमने जब इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई की, तो दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड, है ना, और नीचे रेडियस ऑफ द एटम। ये किसके बराबर बताया है, कूलम्स फोर्स के बराबर। अब कूलम्स फोर्स क्या होता है आपको अगर याद हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हम चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन करते थे, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन कर लो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय r²। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के भी लिखते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, के ई इंटू E² ठीक है, बस ये जो के है इसकी जगह पे आपने एटम्स के केस में जी लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CE² डिवाइडेड बाय r²। वही तो बात थी, है ना, और फॉर्मूले में यही वाला आंसर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एल्यूमिनियम displaces hydrogen from acids but copper does not. A galvanic cell prepared by combining copper 2 positive and aluminium 3 positive वाले cells as an EMF of 2 volt at 298 Kelvin. If the potential of copper electrode is plus 0.34 volt, that of
एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड इज, देखो ये बहुत बड़ा एक न्यूमेरिकल टाइप का बनेगा, पर इसको कर लेते हैं हम, है ना, क्योंकि इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह सब कुछ आएगा। या ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट वाले उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे, फिर हम रिवर्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगी, जो भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड जितने भी आपके ई सेल, ई कैथोड, ई एनोड, वो सब मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो अभी के लिए हम इस वाले वीडियो के लिए हम 6th वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है जिसमें आपके पास यूरेनियम है। अब यूरेनियम का फिजन करवा रहे हैं, और फिजन करवाने की वजह से एक तो फिजन प्रोडक्ट निकला है, ठीक है, कोई फिजन प्रोडक्ट आपके पास निकल गया है, और फिजन प्रोडक्ट निकलने के साथ साथ इन्होंने एनर्जी भी दे रखी है। तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आधा इन्होंने सॉल्व करके दे दिया, आपको एनर्जी दे रखी है। तो आपको पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम अगर फिजन के थ्रू अंडरगो करे तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। अगर हम इसमें देखें एक तरीके से, जब आप बात कर रहे हैं कि यूरेनियम है आपके पास, यहाँ पे आपको ये यूरेनियम 92 235 दे रखा है, ऑलरेडी बता रखा है ना। तो इन्होंने ऐसा बताया है कि 235 92 यूरेनियम, जब ये एक बार ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो फिर ये कितना रिलीज कर रही है एनर्जी, 3.20, वेट अ सेक, zoom it in and write it down, wait, चलिए, ठीक है। तो इन्होंने हमें यहाँ बताया है कि जो आपका यूरेनियम है, जो आपका यूरेनियम है 92 235, ये आप लिख लेना आराम से, है ना। इसका मतलब क्या है, यूरेनियम जो है फिजन के थ्रू अंडरगो कर रहा है, और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 3.20 इंटू 10⁻⁻11 जूल्स, ठीक है, इतनी एनर्जी इन्होंने दे रखी है आपको। अब ये बोल रहे हैं कि 1 ग्राम में कितना होगा, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है ना, ऐसे 92 और यहाँ 235 दे रखा है ना। तो अगर हम मोल कंसेप्ट यूज करने की कोशिश करें, तो हमें, ये तो एक ही रिएक्शन, एक एटम की बात कर रहे हैं, या वन, उस एक बार में जब रिएक्शन हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, है ना, एक एटम की बात कर रहे हैं। तो हमें पता लगाना है कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में कितने एटम्स होते हैं। अगर हमें, क्योंकि एक एटम का तो पता चल गया, एक एटम जब एक बार टूट रहा है यूरेनियम का, तो उससे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब ये पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, हमें पहले पता करना पड़ेगा, एक एटम की एनर्जी दे दी है हमें, तो जितने एटम्स 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में होंगे, उन एटम्स से हम एक एटम वाली एनर्जी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल है ना। यही चीज़ है, इसी को हम करेंगे आगे। तो क्या करेंगे, अब हमें एटम तो पता चल गया कि यहाँ पे अभी एक एटम की इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, बट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 235 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये मोलर मास किसके बराबर होता है, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 235 ग्राम्स पर मोल ऑफ यूरेनियम, मैं सिंपल में लिख रही हूँ, ऑफ यूरेनियम कंटेन्स कितने, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका 6.2022, है ना, ये 6.023, जैसे भी आपको पसंद हो आपने वैसे लिख लेना है, 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम, समझ रहे हो, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम, ये आपको पता चल गया। अब इतना 235 ग्राम्स में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन में पूछा है, कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235, इतने एटम्स ऑफ यूरेनियम। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास अराउंड 2.56 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ यूरेनियम आ जाता है, समझ के, इतने आपके पास एटम्स ऑफ यूरेनियम आ गया। अब आपको पता है कि एक एटम में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एक एटम में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही, तो 2.56 में कितनी होगी, तो 2.56 ग्राम्स ऑफ एटम्स ऑफ 2.56 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ यूरेनियम कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे,
जो आपके पास एक वाले एटम की एनर्जी थी 3.20 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 8 पॉइंट, सॉरी नॉट 8, कितना निकला है 2 पॉइंट, ये है ना 2.56 इंटू 10⁻21। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि एक पेन का रेट अगर 5 रुपये है तो आपने निकाला कि जो आपके पास नंबर ऑफ पेन है वो आपके पास ये है 10 रख लो, है ना, 10 पेन है, एक पेन का 5 रुपये, तो 10 पेन का कितना होता है 10 इंटू 5 मतलब 50 रुपीज़। वही वाली चीज़, वही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है कि आपके पास एक एटम के लिए एनर्जी रिलीज होती है फिजन के दौरान 3.20 इंटू 10⁻⁻11। तो अगर इतने एटम्स है 1 ग्राम में 2.56 इंटू 10⁻21, तो उसके लिए एनर्जी कितनी रिलीज होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके 8.20 इंटू 10⁻10 जूल्स। समझ के, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अच्छा, किलो जूल्स में है वैल्यू, बस घबराना नहीं है, किलो जूल्स में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 मतलब 10⁻3 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया अगर 10⁻3 से तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो 10⁻10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 10⁻7 किलो जूल्स। ठीक है, सिंपल सी कन्वर्जन है, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके, हमने 5 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला था हम डिस्कस करेंगे, तो 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। और इसके आगे जो आपका ये 5th क्वेश्चन रहता है ये काफ़ी लंबा था, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, एक साथ में इतनी बड़ी वीडियोस बनाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, अदरवाइज़ मैंने सोचा तो था कि मैं 15 के 15 क्वेश्चंस एक ही साथ में आपको करवा के बताऊंगी यहाँ, बट ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ, अगर आपको कुछ भी इशू लगता है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।